अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका के माबैन दोबारा से उम्मीद बंदी है कि जल्द कोई ऐसा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तय पा सकता है जिसमें ब्रॉडर इश्यूज़ को एड्रेस कर लिया जाए कि ये 5-6 नुकात हैं, इसके ऊपर हमारी रजामंदी है। डिटेल डिस्कशंस उसके ऊपर नुकात के ऊपर फिर वो जारी रह सकती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर न्यूक्लियर वाला मामला जो अमेरिका चाहता है कि उसे एक विक्ट्री ट्रॉफ़ी के तौर पर मिल जाए, क्योंकि ओबामा के ऊपर जितनी तनकीद थी JCPOA वाला जो एग्रीमेंट था 2015 का, वो ट्रंप ये कहते थे कि बहुत ज़्यादा इन्होंने कंसेशंस दे दी ईरान को और मैं वो कंसेशंस नहीं दूंगा। और ट्रंप ने ये भी कहा था कि ओबामा ने तो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर भी दे दिए थे, मैं वो भी नहीं दूंगा। लेकिन मुझे लगता ये है कि JCPOA की एक नई शक्ल जो है वो ट्रंप को साइन करनी पड़ेगी, शायद उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ना हो। एट बेस्ट ये हो सकता है कि जो इब्तदाई सालों में एक सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से कंसेशन JCPOA के अंदर ईरान को दी गई थी 2015 में, वो ये थी कि आप सिविल यूज़ कर सकते हैं 3.67% और कुछ मेडिकल यूजेस थे जिसमें वो शायद 20% तक की हद। हो सकता है कि चंद सालों के लिए वो मॉरिटोरियम के ऊपर ईरान एग्री कर जाए, लेकिन बदले के अंदर वो जो चीज़ मांग रहा है वो कह रहा है कि आप मेरे ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं वो हटाएंगे और जितने मेरे फ्रोज़न एसेट्स हैं, और उसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो बड़े वाइल्ड से एस्टिमेट्स हैं। बाज़ दादोशुमार तो उसको 100 अरब डॉलर से ज़ायद के असासे ज़ाहिर करते हैं जो 79 के बाद से मुख्तलिफ मुल्कों ने फ्रीज़ कर रखे हैं, वो सारे आप रिलीज़ करेंगे। इन रिटर्न दोनों मुल्क ये भी एग्री करेंगे कि ब्लॉकेड उसका अमेरिका भी ख़त्म करेगा और ईरान भी हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान करेगा। ये वो चीज़ें हैं जो हुर्मुज़ का मामला तो 2015 में था ही नहीं, बल्कि 28 फरवरी से पहले ये इशू था ही नहीं। अभी तो दुनिया का सबसे बड़ा इशू हुर्मुज़ है, लेकिन न्यूक्लियर के ऊपर ब्रॉडली मुझे लगता है कि नुकात वही होंगे। सिर्फ 2-4 साल इब्तदाई अगर मॉरिटोरियम का ऐड कर लेंगे तो वो ट्रंप को एक शायद फेस सेविंग के तौर पर काम आ जाएंगे। बियॉन्ड दैट उसमें कोई ऐसी नई चीज़ मुझे अभी तक नज़र नहीं आई उन नुकात में जो कम से कम इंटरनेशनल मीडिया से रिपोर्ट होकर हमारे सामने आ रहे हैं। दोनों फ्रीक ये तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान की वसातत से ईरान को नुकात गए और ईरान जो है उसने पाकिस्तान की वसातत से अमेरिका को वो नुकात दिए, और दोनों कह रहे हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्द पेशरफ्त हो जाए। ट्रंप से किसी सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप एग्रीमेंट साइन करने पाकिस्तान जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इट्स टू सून कि मैं अपने बैग्स पैक कर लूँ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ईरान के अंदर मुख्तलिफ इस वक्त पावर सेंटर्स हैं और ये मालूम नहीं है कि तमाम पावर सेंटर्स इसके ऊपर रजामंद फौरी तौर पर हो जाएंगे या नहीं। मेरा तासुर यह है कि शायद वहाँ से रजामंदी तेहरान से आ जाए। अगर कोई हार्ड लाइन वाशिंगटन और तेहरान नहीं इख्तियार करते तो दोनों आगे बढ़ सकते हैं। दोनों को इस एग्रीमेंट की ज़रूरत है और दोनों को जल्द इस एग्रीमेंट की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा चाइना के दौरे के ऊपर गए हुए थे और वहाँ से भी ये तासुर मिलता है, बल्कि इस इंप्रेशन को तक़वियत मिलती है कि हाँ ये इस रजामंदी के ऊपर इन्होंने चाइना को भी ऑन बोर्ड लिया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जो आज ट्रंप साहब ने एक दफ़ा फिर कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर मैं वो ऑपरेशन वो फ्रीडम जो भी उसका नाम है फ्रीडम प्रोजेक्ट उसको फ़िलहाल मौखर कर रहा हूँ। आजकल वो पाकिस्तान की दरख्वास्तों को काफ़ी सीरियसली कंसिडर करते हैं और अप्रूव भी करते हैं। ये वो दरख्वास्तें हैं जो वाशिंगटन चाहता है कि हो जाए, तो हम उसको फॉर्मली मौका देते हैं कि हम दरख्वास्त करते हैं, वो ऊपर मोहर लगाता है कि ठीक है अप्रूव्ड। तो ये भी उसमें से एक कड़ी थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज जो एक स्टेटमेंट दी उसमें उन्होंने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने भी इस मसले के ऊपर पाकिस्तान का साथ दिया और अमेरिका को कायल किया। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि सऊदी अरब वो ईरान को कंसेशन देने के लिए अमेरिका से कह रहा हो कि आप हाँ भाई इस मसले से पीछे हट जाएं ताकि ये एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि इनके दरमियान में इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। अगर पाकिस्तान इसको एड्रेस करने में कामयाब हो जाए तो जितनी बड़ी कामयाबी ईरान और अमेरिका का एग्रीमेंट होगा उतनी बड़ी कामयाबी ये भी होगी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में कुछ तनाव में कमी आ जाए। हमारा पूरा प्रोग्राम का फोकस इसी पर रहेगा, लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा में एक इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। 2 धमाके हुए वहाँ जलंधर में और अमृतसर में, छोटे धमाके थे, कोई बड़े धमाके नहीं थे। हम पाकिस्तान में थोड़े से बेहिस हो गए हमारे धमाकों के अंदर। अगर 2-4 लोग बेचारे इस दुनिया से चले जाए ना तो हम उसको सीरियसली आजकल लेते नहीं कहते। अच्छा 2 बंदे मरे हैं, ज़्यादा बड़ा धमाका नहीं था। बहरहाल 2 धमाके वहाँ पे हुए और उसके ऊपर जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट से ज़ाहिर तासुर यही मिलता है कि उनसे जो एसोसिएटेड अकाउंट्स थे उन्होंने पाकिस्तान या ISI की तरफ उंगली उठानी शुरू कर दी। लेकिन ख़ुद इंडियन पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा, अच्छा ये बड़ा क्लियर लाउड एंड क्लियर मैसेज है। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ एनालिस्ट कहते हैं कि इन्होंने जो पहले किया था मार्का हक, उसकी सालगिरह भी है। अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ था, मई 2025 में अल्लाह ने जो पाकिस्तान को कामयाबी दी। तो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये पुलवामा में, पहलगाम में, माजी के अंदर ये कर चुके हैं, तो उसी टाइप का ये रिपीट एक्शन रीप्ले करके दोबारा से ये प्रेशर माउंट करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान को उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए।
तो ये इंडियन पंजाब वाली साइड एक उसकी कड़ी भी हो सकती है। ये पहला था कि छोटे अटैक से कोई बड़ा हमला करवा के तो उसके बाद शोर मचा दें कि पाकिस्तान ने कर दिया, तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट एज वेल। हमारे पास जो आज प्रोग्राम में जनरल तारिक रशीद साहब हैं, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सरदार मसूद खान पाकिस्तान के नामवर सफारतखार हैं और साबिक सदर भी हैं आज़ाद कश्मीर के। मसूद साहब आपको भी खुशामदीद। इसके अलावा फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और PMLN के सीनियर लीडर खुर्रम दस्तगीर साहब भी हमारे साथ हैं। खुर्रम साहब आपको भी खुशामदीद। खुर्रम साहब आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इंडिया वाले इशू से हम ले लें, मार्का हक की सालगिरह भी है तो खुदा का बहुत ख़ास करम था, लेकिन इंडिया वाला जो चैप्टर है उससे हमें आँख हटानी नहीं चाहिए। वो दुश्मन ऐसा है कि वो ख़तरा बदस्तूर मौजूद है, वो दोबारा हमला भी कर सकता है और वो दोबारा अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मुल्क के अंदर भी कुछ ऐसी कार्रवाई करवा सकता है कि कोई बहुत बड़ा सान्या ना हो जाए। तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए, बॉर्डर्स के ऊपर भी और मुल्क के अंदर भी कोई खलफशार ना हो जाए। हिंदुस्तान को जो हजीमत अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान के हाथों उठानी पड़ी 1 साल पहले, ये तो तकरीबन यकीनी है कि वो एक हमला करेंगे और गालिबन जिस तरह एक हिंदुस्तानी शेर ही है कि सरहदों पर कुछ तनाव है, बताओ क्या आने वाला कोई जो है चुनाव है। तो जो चुनाव इलेक्शन जब भी आते हैं, उनके जो नेशनल इलेक्शंस हैं वो 29 में ड्यू हैं। तो उससे पहले तो उन्होंने हमला करना है, क्योंकि आप ये देखिए कि पिछला 1 साल जो गुजरा है वो हिंदुस्तान की सफारतकारी के लिए हमला करना है, मतलब इट्स अ डन डील। जी मेरे ख्याल में 2028 में किसी वक्त वो जरूर अपने अगले चुनाव की तैयारी के लिए पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए पिछला साल एक मौजज़ाती साल था। पाकिस्तान की सफारती साख के लिए, हमारी जो दुनिया में स्टैंडिंग है और जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए, और साथ ही हिंदुस्तान का गालिबन इन लिविंग मेमोरी, यानी पिछले 25 से 30 साल में मुझे नहीं याद कि इतना भयानक साल हिंदुस्तान की सफारतकारी के लिए, उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लिए, उसकी जो अलायंसेज है उनके लिए। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि हमारे पास मार्का हक के वक्त एक ऐसी क़यादत मौजूद थी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सूरत में, जिन्होंने पाकिस्तान को उससे भी निकाला और उसके बाद जो बदलते हुए बैनुल अक़वामी हालात थे उसको दुरुस्त, उसका तज्ज़िया और तशख़ीस करके उसके मुताबिक अपनी सफारतकारी की। तभी ये बात है कि आज लिटरली लोग जो है ना वो मजाक बना रहे हैं। ये कोई किसी ने कहा, अभी मैं पढ़ रहा था ट्विटर के ऊपर, उसने कहा जी चूंकि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने अपना खाना आधा छोड़ दिया। यानी इस हद तक अब सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर अमल करते हुए नजर आते हैं, चाहे जिस तरह आपने दुरुस्त कहा कि वो गालिबन एक तरीक़ेकार सफारतकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में की जो अहम बात है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, वो ये है कि चाहे वो पहलगाम हो, उससे पहले पुलवामा था या उड़ी था, वो जो वाकयात हैं, अब इतने साल गुजरने के बावजूद हिंदुस्तान अपनी किसी अदालत में भी उनका कोई भी सबूत पेश कर नहीं पाया कि ये पाकिस्तान से अटैच थे। तो लिहाजा ये एक दफा नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। बस पहलगाम पे अब आपको मालूम है कि 1 साल से जायद गुजर गया है, सवाई ये कि उन्होंने दिसंबर में एक जबरदस्ती का डॉसिए पेश किया, वो किसी तरह भी पाकिस्तान के ऊपर कोई सबूत पेश नहीं कर सके। और चूंकि अब दुनिया के हालात बदल गए हैं तो वो हिंदुस्तान का ऑटोमेटिक दहशत गर्दी के ऊपर जो बयानिया दुनिया में चल जाता था, अब वो नहीं चल रहा और दुनिया पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह नई नजर से देख रही है। अच्छा, जनरल तारिक साहब से भी इस पे राय ले लें। जनरल तारिक साहब, आप इंडिया की तरफ से क्या देखते हैं? अभी खुर्रम साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा कि 2028 में किसी वक्त वो पाकिस्तान पे हमलावर होगा। 29 कह रहे हैं, इलेक्शन से पहले वो कह रहे हैं 2028 में किसी वक्त हमलावर होगा, क्योंकि आगे उनके इलेक्शंस आ रहे हैं। लेकिन अगर अजीत डोवल वाली आप स्ट्रेटजी सामने रखें तो ये अफगानिस्तान के रास्ते जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान आ रही है, तो ये बाकायदा फुटप्रिंट्स इसके ऊपर आपको मिलेंगे इंडिया के फुटप्रिंट। और बाज़ पाकिस्तान में ऐसी असैसिनेशंस हुई हैं जिसके अंदर इंडियन रॉ का सिग्नेचर है कि बाकायदा उसने दुबई से और दूसरी जगहों से बैठ के अपने एजेंट्स के जरिए पाकिस्तान में लोगों को असैसिनेट करवाया। तो हमें उस बड़े साने के लिए, बॉर्डर वाले के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसका जवाब तो हम एक दफ़ा दे चुके हैं, दोबारा तैयारी उससे भी तगड़ी होनी चाहिए। और ये जो मुल्क के अंदर हो रहा है इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। जो खुर्रम साहब कह रहे थे, देखें वो इंटेंशन है ना, इंटेंशन तो एक रात में चेंज हो सकती है।
और कैपेबिलिटी जो होती है, जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी या इंडिया एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, उसमें टाइम लगता है। तो ये तो वक्त बताएगा। बट अगर हिस्ट्री इज़ एनी गाइड तो वो बिल्कुल ये कर सकता है। बट मेरा अपने ख्याल में जुर्रत नहीं करेगा, वॉर रिटायरिक करेगा, एक प्रेशर बिल्ड करेगा, क्योंकि अगर उसने जुर्रत की तो पहले से ज़्यादा उसको हजीमत उठानी पड़ेगी। देखें, अमेरिका जैसी ताकत ने उसको कहा हेल होल, ट्रम्प ने कहा, और कनाडा ने फॉर्मली डिक्लेयर किया है कि इंडिया इज अ कंट्री विच स्टेट लेवल पे दुनिया में लोगों को मार रहा है और दहशतगर्दी कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल ये इंडिया जुर्रत करेगा। और हमारी जिस तरह से रिजॉल्व हमारी लीडरशिप का है, ख़ासतौर पे फील्ड मार्शल साहब का, और कि अगर आपने जुर्रत की तो हमारा रिस्पांस पहले से ज़्यादा स्विफ्ट होगा, लीथल होगा और आपको पेनफुल होगा। और अब देखिए, पाकिस्तान जो है उसके साथ चाइना खड़ा हुआ है, रशिया खड़ा हुआ है, अमेरिका इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को प्रेफरेंस दे रहा है, और इंडिया ईरान से भी देखें कट रहा है। अभी कैसे बयान दे रहा है कि जी अगर वो जो ईरान कर रहा है गलत कर रहा है। भाई 4 बार तो आप वहाँ घुसे हुए थे और आप इसराइल के साथ भी जाके जुड़े और पूरे मिडिल ईस्ट में एक्सपोज हुए। तो जो रीजनल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है ये बड़ी फेवरेबल है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान की इस वक्त जो लीडरशिप है उसका रिजॉल्व बड़ा क्लियर है कि हमारा फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, कन्वेंशनल से लेके अनकन्वेंशनल तक, और हम किसी भी हद तक पहले दिन से जा सकते हैं। इसलिए हमें अंडरमाइन ना करें। पहले भी जो हमने कहा है आपको करके दिखाया है, और फ्यूचर में भी अगर जरूरत की तो उससे ज़्यादा आपको हजीमत और नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, और इंशाल्लाह मेरा अपना ख्याल है कि जरूरत। और देखिए, अगले साल तो जो आपने जिक्र किया इंट्रो में, पंजाब में तो इलेक्शन आ रहे हैं फरवरी मार्च के अंदर, ये और सीएम उसी की देख रहे हैं, बीजेपी तैयारी कर रही है, और उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं, और उस हिमाचल प्रदेश में सेकेंड हाफ में आ रहे हैं। तो अब पहले तो हम कहते थे कि जहाँ पे कोई वीवीआईपी विजिट हो रहा है, जैसे क्लिंटन का हुआ तो 46 सिख मार दिए, छत्तीसगढ़ वाला वाकया उसी वक्त हुआ। तो और फिर पहलगाम का हुआ कि अगले दिन बिहार में जाकर इलेक्शन रैली पे खिताब कर रहे हैं। अब तो इनके अपने लोग कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं कि भाई ये जो कर रहे हो हमें पता है तुम किस लिए, तो मोदी वो एक्सपोज हो चुका है। लेकिन साथ साथ देखिए, एक्सपोज होने के बावजूद वो जीता भी जा रहा है। अभी उसने देखे ना, ममता की हुकूमत कई वेस्ट बंगाल में देखें, वेस्ट बंगाल कायम हुकूमत उसने गिरा दी, लेकिन उसको बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं कि लाखों की तादाद में लोगों के वोट कैंसिल किए गए, खास तौर पे जो बांग्लादेशी वहां रह रहे थे इंडिया में। सर ये तो डिटेल्स होगी ना, असल कहानी है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लेड पार्टी है वो डोमिनेट कर रही है, और वहां पे आइंदा आने वाले सालों में क्योस, अफरा तफरी और ये लहदगी पसंद तरीके ज्यादा जोर पकड़ेंगे, बिकॉज सिर्फ आरएसएस वाले वहां पे उनको मौके मिल रहे हैं, बाकियों को साइड लाइन कर, बाकी सारों को खुले लाइन लगा रहे हैं। सरदार मसूद साहब, आप शायद सबसे बेहतर इस इशू के ऊपर राय दे सकते हैं, जो इस वक्त इंडिया में बीजेपी का पॉलिटिकल स्टाइल है उसका तजिया, और पाकिस्तान और इंडिया के मामलात और रीजनल सिक्योरिटी, फिर इसको ईरान की तरफ लेके चलेंगे। पहले इंडिया वाला एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए आपसे। मेरा ख्याल है कि जनरल साहब ने और खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो है बड़ी तफसील के साथ तजिया कर लिया है, मैं उससे इत्तफाक़ करता हूँ। मैं सिर्फ ये इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी तक रुका नहीं। उनके कायदीन के बयानात के मुताबिक, ख़ास तौर से उनके जो वज़ीर दिफ़ा बार बार कहते रहते हैं कि जी हमने इसे पॉज किया हुआ है, ये रोका नहीं है। दूसरी तरफ मैंने इसलिए कहा कि हम हालत जंग में हैं कि जो हमारी मगरबी सरहद है उसको हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। वो न सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और ISIS-K को इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उसने अफ़गान तालिबान के रैंक एंड फाइल में, कमांड एंड कंट्रोल में पेनिट्रेशन कर दी है, और उनकी शय के ऊपर और उनकी सरपरस्ती की वजह से वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। और हम लोगों ने 2021 से अब तक जो है तालिबान के दोबारा अफ़गानिस्तान में लौटने के बाद हज़ारों लोगों की सिक्योरिटी पर्सनल और फिर जो है सिविलियंस की कुर्बानी दी है। तो हम वी कांट लोअर आवर गार्ड, और इसे हमें हर वक्त तैयार रहना है कि हिंदुस्तान किसी वक्त भी शरारत कर सकता है। यानी उसके लिए मैं कोई वक्त वज़ा नहीं कर रहूँगा कि 26 होगा, 27 होगा या 28 होगा या 29 होगा। वो किसी वक्त भी पाकिस्तान की जो सालसी की वजह से जो इज़्ज़त व तकरीम बढ़ी है दुनिया में, उसके बारे में भी वहाँ शदीद रद्द अमल है।
अभी जो सिर्फ इसमें एक रोशन पहलू है एक महदूद अंदाजे के मुताबिक, वो ये है कि हिंदुस्तान में रद्द अमल हुआ है। एक तो गुज़श्ता बरस ना सिर्फ उनको शिकस्त हुई बल्कि उसके साथ साथ जो है उनका जो इबलाग के मैदान में उनको बिल्कुल बेनकाब हो गए वो, क्योंकि वो झूठे फसाने घड़ते थे और उसके बाद फेक न्यूज़ डीप फेक जो है उन्होंने इस्तेमाल किया, सारी दुनिया ने देखा। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की उस वक्त से अब तक इतनी ज़बरदस्त सफारतकारी रही है कि हर कैपिटल का पाकिस्तान के लिए दरवाज़ा खुल गया, बिलखसूस अमेरिका जहाँ हिंदुस्तान की इजारादारी होती थी वहाँ अब पाकिस्तान की पजीराई होती है। और इसमें थोड़ा मैं ये भी इजाफ़ा कर दूं कि जैसे आपने शुरू में ही जो हिंदुस्तान के पंजाब के चीफ मिनिस्टर उनका बयान नशर किया, तो ये आवाज़ जो है इसकी बाज़गश्त पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देगी। और उसके अलावा वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ के जर्नलिस्ट, बड़े जाने माने जर्नलिस्ट जो हैं, या उसके अलावा जो ओपिनियन लीडर्स हैं, वो भी बीजेपी को बेनकाब कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो इंतहा पसंद पॉलिसी हैं, जो मुसलमान दुश्मनी है या जो हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान दुश्मनी है, इसके बारे में खुलकर लोग सामने आ रहे हैं। तो इसके फौरी नताइज तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन यह है कि वहाँ हमारी इस फतह से, मार्का हक की फतह की वजह से हमने हिंदुस्तान के अंदर एक खलफशार पैदा कर दिया है, और ये भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक फतह है। दुरुस्त है। आपको मैं एक मार्को रूबियो का स्टेटमेंट सुनाता हूँ जी। अभी से चंद लम्हे पहले ट्रंप साहब ने भी एक पीबीएस को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा ईरान जंग अपने ख़ात्मे के करीब पहुँच जाए, ख़ात्मे के करीब है। लेकिन मार्को रूबियो फॉर्मली वो जो ऑपरेशन था उनका, सर आप ही से सरदार मसूद साहब पहले स्टार्ट करते हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम डील के बहुत करीब हैं ईरान से, और रूबियो साहब ने तो कह दिया है कि वो एपिक फ्यूरी इज़ ओवर नाउ। तो आपको आइंदा क्या नज़र आता है? जब उनसे सवाल पूछा गया था इसी प्रेस ब्रीफिंग के बाद, उनसे पूछा गया कि आपके क्या अहदाफ थे और मुकम्मल हो गए हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ हो गए हैं। उनका कि क्या आपका अव्वली हदफ क्या था? तो उन्होंने कहा हमारा पहला और आखिरी हदफ ये था कि ईरान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, पर्टिकुलरली उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो बैलिस्टिक हों, क्रूज़ हों या हाइपरसोनिक हों, उनको डिग्रेड करना या ख़त्म करना बड़ी हद तक हम कामयाब हो गए हैं। अच्छा, ये नाकाबिल यकीन है क्योंकि आपने पता है कि उनके जो अहदाफ की एक लंबी फहरिस्त थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो ख़ास तौर से जो प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुअत्तल किया गया है, तो उससे ये ज़ाहिर हुआ है कि मार्को रूबियो के कहने के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तो इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जो उनका दूसरा है, जो ईरान की बंदरगाहों का जो मुहासरा किया वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी जो है जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त, जो है जो यही दो ऑपरेशंस हैं, ये तो एक किस्म का तातुल का या पॉज का शिकार हैं, लेकिन निस्बतन मतलब जुज़वी तौर पर। लेकिन दूसरी तरफ जो है जो सफारतकारी का पहिया बहुत मुतहर्रिक हुआ है, बहुत आगे गया है, और उसमें जो है अमेरिका ने 14 नुकाती एक तजवीज़ दी है ईरान को। ईरान ने भी उसकी तस्दीक की है कि उन्हें मिल गई है और वो अगले 24 या 48 घंटे में उसका जवाब देंगे। उसके 3 जो है क्लस्टर्स हैं। पहला क्लस्टर ये है कि फौरी तौर पर जो है 2 मुहासरे ख़त्म किए जाएँ और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसको इंश्योर किया जाए, और इसके लिए ज़ाहिर है कि वो उनको डी एस्केलेशन की ज़रूरत होगी। दूसरे जो है उनका जो है वो 30 दिनों पर मुहित एक जो है गौर खौस होगा, मुज़ाकरात होंगे और उसमें जो है कोई न्यूक्लियर डील डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ जो आपने अपने इब्तदाई में कहा था कि ये कोई ज़्यादा जो है 215 की जो 2015 की जो माफ़ कीजिएगा 2015 का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, उससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। और इसका जो ड्राफ्ट है वो अमेरिका के पास मौजूद है, जो 26 फरवरी को अमान के वज़ीर ख़ारजा ने स्टीव विटकॉफ और जेरड कुशनर को दिया था। और जो तीसरा क्लस्टर बनता है, इसी क्लस्टर में ये भी मैं जिक्र करता जाऊँ कि अमेरिका जो है ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं, इशारे किए उन्होंने कि वो शायद ईरान की जो शरअ अफज़ूदगी है मेडिकल पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और तवानाई के लिए तस्लीम कर ले। और जिस मुसवदा का मैं जिक्र कर रहा था उसमें कोई 3.6% के करीब ईरान तस्लीम कर चुका था। उसके बाद जो मॉरिटोरियम है तो उसमें ये था कि ईरान जो है 5
साल के लिए तैयार था। जो गुज़श्ता यहाँ दौरे मुज़ाकरात हुआ था इस्लामाबाद में, जो जेडी वैंस थे वो कह रहे थे 20 साल, और जो सदर ट्रंप थे वो कहते थे कि गैर मुअय्यना मुद्दत। तो मैं समझता हूँ कि दरमियान में इनका समझौता हो जाएगा। आखिरी और थर्ड क्लस्टर ये है कि जो ईरान के ऊपर माशी और फ़ौजी पाबंदियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए, और उसके जो मुंजमद असासे हैं उनको वागुज़ार किया जाए। और उनकी मालियत, जैसा कि आपने ख़ुद कहा, बिल्कुल सही है, वो तकरीबन 100 बिलियन के करीब है, और उसमें जापान, कोरिया, हिंदुस्तान, यूरोप के बहुत से ममालिक, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो अमेरिका के पास है, $20 बिलियन का। अगर आपके पास वक्त है तो मैं ये बता दूं कि जो चीज़ें अभी तक जो है एजेंडे पे नज़र नहीं आ रही हैं, उसमें यह है कि ईरान ने यह कहा था कि हमें ज़मानत दी जाए, गारंटीज़ दी जाएं, और एक नॉन एग्रेशन पैक्ट किया जाए ताकि इसराइल और ईरान दोबारा हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। दूसरा ये है कि जो शुरू में अमेरिका ने कहा था कि इसकी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और उसके अलावा जो ईरान के रीजनल एलाइज, मुझे वो एजेंडे पे नज़र नहीं आ रहे, जिसका मतलब ये है कि एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। और ईरान का जो मुतालबा है वो भी मुझे, 2 मुतालबात जो है वो भी मुझे एजेंडे पे नज़र नहीं आ रहे। एक है वॉर रेपरेशंस, उन्होंने कहा था कि हमें तावान अदा करें, और दूसरा ये था कि विड्रॉल ऑफ द United States combat troops and their bases, I mean closure of their bases in the Middle East। अच्छा, लेकिन ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इज़्ज़त एक मरतबा फिर बड़ी है, और पाकिस्तान के, और जो आपने जिक्र किया था कि अब्बास अराक़ची बीजिंग में मौजूद हैं, तो वहाँ से उन्होंने फैसल बिन फरहान, जो उनके सऊदी अरब के हम मनसूबे, उनसे बात की है। तो एतमाद साजी का एक अमल जारी है। रूस से वो पहले हो आए थे, चीन, वो भी देखें ना, बिल्कुल ब्रेक करीब आ गई है, लेकिन देखें कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी साथ सपोर्ट किया है। ये जो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने वाला काम था, तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी उसको सपोर्ट किया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे खुर्रम साहब से भी इस पर राय लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ट्रंप साहब कहते हैं कि हो सकता है चाइना विजिट से पहले हमारा एग्रीमेंट साइन हो जाए ईरान के साथ। खुर्रम दस्तगीर साहब, जो बुनियादी नुकात सामने आ रहे हैं अभी तक, उसमें आप पहले तो कहते थे कि ओबामा ने डुबो दिया, लेकिन अब शायद ओबामा से बुरी डील इनको करनी पड़े, मुझे तो यही नजर आ रहा है। जी, लेकिन इस वक्त ट्रंप भी और जो मार्को रूबियो, जिनका आप स्टेटमेंट आपने सुनाया भी, वो लफ्ज जंग से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनको पहली दफा अब अपनी जो पार्लियामान है, कांग्रेस और सेनेट, वहां से कुछ मज़ामत का सामना है। और इसीलिए जो है, हालांकि सदर ट्रंप ने मार्को रूबियो को बराह रास्त तरदीद की है, वो अभी तक सदर ट्रंप वॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्को रूबियो ने कहा जी कि वो तो हमने खत्म कर दिया, वो तो काम ही खत्म हो गया। और जो आपकी का देशा दुरुस्त है कि गालिबन जो 11 साल पहले का जो JCPOA का एग्रीमेंट था, उसकी जो तफसील तक वो जो गया था, उस तफसील तक ये नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि इन्हें अब जल्दी है कि वो अगले जो 6 महीने से भी कम रह गया है उनके बस मुद्दती इंतखाबात में, उससे पहले इस जंग की जो नाकामियां हैं, और खासतौर पर इसका जो मुआशी पूरी दुनिया के ऊपर असर आया है बशमूल अमरीका, उसको वो जायल करना चाहते हैं। क्योंकि जहां तक तो ताल्लुक है उनके जो मामलात का कि जी हमने ये हासिल कर लिया और हमने वो हासिल कर लिया, उसमें तो वो देखिए मुकम्मल तौर पर नाकाम है। क्योंकि देखिए उन्होंने पहले कहा कि जी हाँ, अभी तक जो है वो ईरान का कोई न्यूक्लियर मटेरियल वहां से नहीं हटा सके। अभी तक वो ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को कहते थे जी हम खत्म कर देंगे, वो नहीं कर सके। ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन को और मिसाइलों को वो खत्म नहीं कर सके। अभी भी कहते हैं जी कि 40 से 60% ईरान की मिसाइल मौजूद हैं। वो जो डिमांड थी इसराइल की तरफ से आती थी कि जी ईरान जो है वो फंडिंग बंद कर दे, जो वो करते हैं हिजबुल्लाह की और दूसरों की, उसमें कोई, यानी उसकी अब गुफ्तगू भी अब होना बंद हो गई है। और जो रेजीम चेंज था, रेजीम चेंज का ये मतलब तो नहीं कि अगर आपने एक ईरानी सदर को शहीद कर दिया तो रजीम चेंज तो नहीं हुआ, रजीम तो उसी तरह मौजूद है। और पूरी दुनिया में, और आपने एक बहुत कलीदी बात की नदीम साहब शुरू में, कि आबनाए होर्मुज इस जंग के शुरू होने से पहले एक इशू नहीं था इन जो पूरी मुज़ाकरात हो रहे, अब वो इशू है। अब आबनाए होर्मुज में ईरान की जो ताकत
का इजहार हुआ है इस जंग के दौरान, वो एक इंतहाई अहम तस्वीराती मामला है, यानी एक स्ट्रेटेजिक इशू बन गया है कि ईरान ने ये साबित किया है कि वो बगैर किसी, हालांकि उनकी नेवी जो है वो अब तकरीबन मौजूद नहीं है, बगैर किसी बहरी बेड़े के वो अपना हुर्मुज़ को बंद कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने ये वाजे किया है कि एक निस्बतन हल्की बमबारी से जो उन्होंने अरब ममालिक पर की है वो पूरी दुनिया की मईशत को मफलूज कर सकते हैं। तो अब जो हम कहते हैं ये आमतौर पे कि जंगों में या निगोसिएशन में बैलेंस ऑफ पावर है, इस वक्त तो बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक पेन है कि जो मुआशी तकलीफ है उसका तवाज़ुन है। और इस वक्त वो जो तवाज़ुन है उसका जो पूरा पलड़ा है वो सदर ट्रंप के कंधों पर है कि अमेरिका के अंदर की मईशत, पूरी दुनिया की मईशत, अभी वो चाइना जा रहे हैं, चाइना की मईशत, ईस्ट एशिया की मईशत, वो सब की सब मफलूज है इस जंग की वजह से जिसमें सदर ट्रंप, और जो जंग सदर ट्रंप ने खुद डिलिबरेटली शुरू की और अपने वो कोई मकासद हासिल नहीं कर पाए, और दुनिया उनसे ये कह रही है कि अब आप इस मामले से पीछे हटे। इसीलिए जो है वो आप देखिए कि उन्होंने जो बड़ी एक और अहम पेशरफ थी कि वो जो 22 जो सेलर्स थे वो भी उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किए जो उनके कब्जे में थे। इसी को वो एक खैर सगाली का जो कदम था कि अमेरिका की तरफ से खैर सगाली थी कि देखिए हमने पाकिस्तान को आपके 22 जो कश्तीरान थे या मल्लाह थे वो हमने वापस कर दिए। तो असल में तो वो पीछे हटना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान की इंशाल्लाह जो इसमें कामयाबी होगी वो यही है कि दोनों तरफ को फेस सेविंग का एक प्रोसेस है जिसमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो मुआशी इशूज की होगी कि किस तरह आपने हुर्मुज़ को खोलने के नतीजे में ईरान जो है वो अपने ऊपर से पाबंदियां हटवाने में कामयाब होगी। जनरल तारिक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। जनरल तारिक साहब, जो इस वक्त जिक्र आया सऊदी अरब का, मोहम्मद बिन सलमान का जिक्र आया कि उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका से कहा कि आप ये जो ऑपरेशन है फ्रीडम प्रोजेक्ट वाला इसको आप फिलहाल रोक दें। तो मुझे ये खबर बहुत अच्छी लगी इसलिए कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। वो शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम, वो दहाइयों से अमेरिका इस इलाके में अपने फौजी अड्डे सिर्फ इसलिए लेके आया कि वो अरबों को डराता रहा कि ये शिया वाला जो ग्रुप है इसने तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़ना है। तो अब वो सऊदी अरब कह रहा है कि आप इसके ऊपर आप रोक दें, हाथ पीछे रखें ताकि डील का रास्ता खुल जाए। तो आपको लगता है कि इसमें पेशरफ्त हो सकती है? बिल्कुल पेशरफ्त होगी। देखें, और इसमें जो सबसे सोबरिंग इफेक्ट जो डाला ईरान पे भी और सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान ने डाला। और सऊदी अरेबिया कह रहा है जो पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो बातचीत हो रही है कि उन पर कुछ प्रेशर है, अच्छा खासा प्रेशर है नदीम साहब, अमेरिकन अवाम का और उनके कांग्रेसमैन और सेनेटर का, जिस हद पीट हेगसेट को उन्होंने ग्रिल किया। और मैं तो हैरान हूं कि देखें उस पर चढ़ दौड़े और इतना नहीं पता कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की डायमेंशंस क्या है, गेस कर रहे हैं, और गेस भी थोड़ा बड़ा वाइल्ड कर रहे हैं और रियलिटी से डिटैच्ड हैं। और मार्को रूबियो को आपने जो स्टेटमेंट सुनाया वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन एपेक फ्यूरी खत्म कर दिया है, अब ईरान को नेगोशिएशन टेबल पे आ जाना चाहिए। मेरा मतलब आ जाना चाहिए, क्या आपके ऑब्जेक्टिव थे और आप वेट कर रहे हैं कि ईरान आ जाए? ऑब्जेक्टिव तो उनके फौत हो गए अब तो उसको डरा रहे हैं कि आ जाओ नहीं तो हम दोबारा बमबारी करेंगे। मतलब भाई डरा रहे हैं या मतलब उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जैसे मर्जी आप इसको ले लें। और देखें स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बात हो रही है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का ना JCPOA में जिक्र था, ना पिछली जून में 10 दिन का जंग उसमें जिक्र था, और खाम का इशू बना दिया और मेन इशू बन गया। देखें वो 28 फरवरी से उसकी बुनियाद रखी गई ना, उससे पहले तो इशू था ही नहीं। तो अब देखें ये दीज आर दी रियलिटीज। मैं ख्याल ईरान को भी चाहिए कि इस मौके का फ़ायदा उठाए। देखें आप जो मर्जी कर लें, ट्रंप को पूरी दुनिया की परवाह हो ना हो, उसको पता है कि अमेरिका की इकॉनमी बड़ा इसका स्ट्रेन आया हुआ है इसके ऊपर। उसने ऑयल की प्रोडक्शन डबल कर दी है अपनी, सऊदी अरेबिया और रशिया की प्रोडक्शन से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फिर भी ऑयल की प्राइसेस उतनी नीचे नहीं आ रही। ईरान को लेकिन एक काम करना चाहिए, उससे जो उसके अरब नेबर्स हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करे सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ, कतर के साथ। इंशाल्लाह पाकिस्तान कराएगा, वो पाकिस्तान कराएगा। देखें पाकिस्तान हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, मैच्योर और आई वुड से एक्सीलेंट रोल पाकिस्तान। सऊदी अरब के ऊपर जब मिसाइल गिर रहे थे तो सऊदी अरब को कहना कि आप रिटेलिएट ना करो, और साथ ईरानियन को समझाना कि आप इधर से बाज आ जाओ, तो बड़ा मुश्किल काम। UAE पे गिर रहे हैं, आज भी पिछले 24 घंटों में गिरे। ईरान अभी भी कह रहा है कि मैंने उनको नहीं किए। मैं ये समझता हूं जैसे कि खबरें आ रही हैं
कि दोनों तरफ ईरान और इसमें ईरान में रियलाइजेशन है और दोनों कभी इतने नज़दीक नहीं थे किसी एग्रीमेंट पे आने के लिए। तो आई थिंक बेटर सेंस विल प्रिवेल। अमेरिका स्टिल इज़ ए न्यूक्लियर जो दुनिया की सोल सुपर पावर है। अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है, ब्लॉकेट वो लगाए रखता है, डिस्टेंट ब्लॉकेट, ईरान पे भी उनकी तिजारत भी इफेक्ट होगी। तो ये दोनों, हाँ, तो ये मेरा ख्याल है इन दोनों के उसमें जाता है मफाद में कि गिव एंड टेक करें। और देखिए बात क्या है, मेरा ख्याल है बात इस पे आएगी कि सैंक्शन हटेंगी ग्रेजुअली, स्टेट ऑफ रूमर्स फौरन नहीं तो ग्रेजुअली खुल जाएगा, और इनरिचमेंट पे वो कोई उस पर बातचीत एग्रीमेंट कर लेंगे और उसमें 30 दिन का टाइम होगा, उसमें फर्दर बातचीत होगी। खुर्रम साहब, आपको ये जो इलाका है पूरा हमारा मिडल ईस्ट का, पाकिस्तान, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यहाँ नई अलाइनमेंट्स बनती नजर आती हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लिए अब बुनियाद रखी जा चुकी है, वो बननी है पोस्ट ईरान वॉर। मलिक साहब, अलाइनमेंट्स बन गई हैं। वो जो क्रैक आना था, सबसे बड़ा तो क्रैक आया सऊदी अरब और यूएई में। यूएई ने एक फर्क अलायंस का इंतखाब किया और वो जो काफी अरसे से उनका एक तनाव था, मोस्ट रिसेंटली यमन के ऊपर हुआ, लेकिन उससे पहले जो है और भी इश्यूज के ऊपर उनका तनाव रहा कि यहाँ तक कि उसने ओपेक से निकलने का ऐलान कर दिया मुत्तहिदा अरब इमारात ने, क्योंकि उधर तो सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो सऊदी अरब है। तो उन्होंने ओपेक से निकलना ये था कि अब हम सऊदी अरब के ज़ेरे असर नहीं है और हम अपना खुद जो है वो रास्ता बनाएंगे। तो क्रैक तो आ गए हैं। और दूसरा क्रैक तो ये है कि इस पूरी जो जंग गुजरी है उसमें जो अरब ममालिक ने दिहाइयों से अमेरिका के ऊपर कयास किया था, उनके हथियार खरीद के, उनको बेसिस दे के कि अमेरिका उनको ऐसी किसी जंग में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, अमेरिका ने उनके लिए एक गोली भी नहीं चलाई। तो लिहाजा अब सबको ये अंदाजा है और इसीलिए सऊदी अरब की जो दानिश है वो उसको हमें सराहना चाहिए कि उन्होंने आज से एक तकरीबन 10 महीने पहले ये जान लिया कि उनको पाकिस्तान की तरफ से एक ज़िमनी तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी चाहिए, जो कि उन्होंने एक बामी दिफा के मुआहदे के लिए हासिल की। तो लिहाजा पाकिस्तान का रोल, जो नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं, वो अलाइनमेंट्स यही हैं कि ये जो एक तनाव था ईरान का और अरब ममालिक का, वो तनाव अब बहुत हद तक ईरान और जो मुत्तहिदा अरब इमारात, कुछ हद तक कहते हैं कि कुवैत भी उसमें शामिल होगा, लेकिन जो मेन प्लेयर है इस खित्ते का, जो सऊदी अरब है, उसमें और ईरान में तनाव की कमी आएगी, जिसका जो आई थिंक सबसे रिसेंट जो इसका आपने जिक्र किया एक से ज्यादा दफा कि सऊदी अरब ने भी इस मामले में नरमी का इजहार कर रहा है वो पूरी जंग में, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया कि उसकी अपनी इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो नहीं कर सकती जब तक ईरान से उसकी बात ना हो। और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का जो क्लैश है उसमें यही बात हुई कि सऊदी अरब जो दिहाई आज का तो नहीं, वो जोग्राफियाई लिहाज से, अपने ऑयल रिजर्व्स के लिहाज से इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन जब सऊदी अरब ने पिछले कुछ सालों से इकोनॉमी में और इन्वेस्टमेंट में आना शुरू किया और उनका एक मुत्तहिदा अरब से कंपटीशन शुरू हुआ, तो वो तनाव जो है वो इस बड़ी दरार की सूरत में सामने आ गया है। और ये जो दरार है जिसमें अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है, और सबसे जो अहम आई थिंक एक जो स्टेटमेंट सदर ट्रंप की आई है, उन्होंने बीच में कहा कि जिसको चाहिए तेल चाहिए वो जाके अपना हुर्मुज़ खुलवा लें। इसका मतलब है कि अमेरिका जो है किसी भी गारंटी देने के लिए, और जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की गारंटी थी कि बैनुल-अक़वामी पानियों में हर शख्स को आने की इजाजत होगी, अब अमेरिका उसको बैक नहीं कर रहा। तो ये जो नई दुनिया बन रही है इसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत नहीं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।